गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने टॉपिक को लेकर चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेक्स्ट वीडियो के रूप में, जिसका हम तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं। लेकिन इससे पहले हम एक बार पहले व्यू को ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। यहाँ पर हमने जाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज मुख्य रूप से जितनी होती हैं उसी आधार पर उस देश को उतनी पार्टी के इलेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है या उतने पार्टी सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर हमने 3 पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इन तीनों सिस्टम के हमने एग्जांपल भी जाने थे। वन पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल हमने 9th क्लास में पढ़ा था चाइना के रूप में, कि चाइना वन पार्टी सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा हमने जाना था 2 पार्टी सिस्टम के बारे में। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टियां होती है। 2 पार्टियों के इस सिस्टम में का मुख्य एग्जांपल यूएसए और यूनाइटेड किंगडम यूके है। इसके अलावा हमने जाना था मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम में 2 से अधिक सरकारें होती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो इंडिया ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एरिया हो सकते हैं। इसी के साथ हमने जाना था कि इंडिया में विभिन्न प्रकार से अलग अलग पार्टियां होती हैं, नेशनल बेसिस और रीजनल बेसिस। नेशनल बेसिस जो पार्टियां थी उनके बारे में हमने पढ़ा था कि 6 प्रकार की नेशनल बेसिस पार्टियां हमारे पास हैं, जिनके नाम के साथ आपकी बुक में मेंशन भी किया गया है और उसके बारे में बताया भी गया है। उसके बाद हमने जाना था रीजनल बेसिस पार्टियों को। और रीजनल बेसिस पार्टियां पर्टिकुलर स्टेट बेस्ड पार्टियां हो सकती हैं और अलग अलग रीजन के आधार पर हो सकती हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा आज तक कुल मिलाकर भारत से 750 के करीब ऐसी रीजनल पार्टियों को खोज निकाला गया है या फिर वे इलेक्शन कमीशन के सामने आई है। इसी के साथ हमने इस फिगर को भी देखा था और जानने की कोशिश की थी कि यह फिगर किस तरीके से दर्शा रही है। यह फिगर दिखा रही है कि कितनी हमारे पास रीजनल पार्टी हैं। यह 6 जनवरी 2007 के आसपास की है, जहां पर अलग अलग एरियो से अलग अलग प्रकार की पार्टियों के नाम लिखा हुआ है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के रूप में और जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में। इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी आपके उत्तर प्रदेश का एक बड़ा एग्जाम्पल है और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसकी काफ़ी पहचान देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजनल पार्टी हो सकती हैं जिनके बारे में आप जानते ही हैं और पर्टिकुलर आप अपनी किताब में पढ़ भी सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वैसे तो हमने ये टॉपिक अपने पहले वीडियो में शुरू कर दिया था, लेकिन लास्ट टाइम में थोड़ी वीडियो में गड़बड़ी के कारण इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से होता है, या फिर मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के सामने किस तरह के चैलेंज फेस होते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी के रूप में, कि आंतरिक रूप से डेमोक्रेसी में कमी महसूस होने लगती है उस पॉलिटिकल पार्टी में। All over the world, there are the tendency in the political parties toward the concentration of the power one or few leaders at the top. ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कुल मिलाकर उस पॉलिटिकल पार्टी में 1 या 2 लीडर ही सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद और कोई नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में ज़्यादातर जो प्रमुखता दी जाती है आपके सोनिया गांधी को या फिर आपके राहुल गांधी को दी जा रही है या फिर प्रियंका गांधी को दी जा रही है। इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा लीडर है इस तरीके से सामने नहीं आता एक चेहरा बन के। जबकि
वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में हम देखते हैं कि राजनाथ सिंह का भी अपना एक रोल रहा है, और उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी का, और इसके अलावा हमारे अटल बिहारी जो रहे हैं, इसके अलावा हमारे नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद अब योगी सरकार होने के कारण योगी जी का भी अपनी अलग पहचान रही है। तो ये सब देखने को मिल सकता है कि ये पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकती है इंटरनल रूप से, लेकिन कांग्रेस में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर कहीं ना कहीं एक राजशाही देखने को मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सीधा इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के बाद अब हम देख रहे हैं हमारे राहुल गांधी को। तो ये एक प्रूडेंसी को दिखा रही है, ये एक पार्टी को दिखा रही है कि यह पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को, अपनी ही व्यक्ति को वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देना चाहती हैं, या फिर एक तरीके से सामने लाकर रखना चाहती हैं। इसी के साथ सेकंड चैलेंज के रूप में आता है डायनेस्टिक सेक्शन और इज रिफ्लेक्टेड टू द फर्स्ट वन। कहीं ना कहीं यह पहले ही चैलेंज का एक परिष्कृत रूप है, या फिर एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें हम देखते हैं सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, कि जो पार्टी के लोग हैं वह ओपन रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से प्रोसीजर के जरिए फंक्शन करने का कार्य नहीं करते। वे कहीं ना कहीं एक ऑर्डिनरी वर्कर को राइज करते हैं और उसे टॉप पर ले जाते हैं, और उसके द्वारा पार्टी को राइज करने की कोशिश करते हैं। दोज हु हैपन टू बी लीडर आर इन द पोजिशन of unfair advantage to favorable people close to them or even their families member। और यह कहीं ना कहीं उन फैमिली मेंबरों से क्लोज होता है, या फिर कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों से क्लोज होता है जो प्रभुत्व में लाना चाहते हैं, या प्रभुत्वता को या फिर शासन को अपने अंदर संभालना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम कांग्रेस को लेते हुए कर सकते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जब मनमोहन सिंह को नेता बनाया गया था, या फिर एक तरीके से प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी वे मनमोहन सिंह के हाथों में ना होते हुए कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप में सोनिया गांधी के हाथों में थी। तो इस तरह का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं इस चीज़ को फुलफिल करता हुआ दिख रहा है, इस तरह की चैलेंज को फुलफिल करता हुआ दिख रहा है जो हमारे सामने है। इसके बाद थर्ड चैलेंज के रूप में आता है अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी एंड मस्कुलिन पावर, कि कहीं ना कहीं कुछ लोग मनी और मस्कुलिन पावर का यूज करते हैं पार्टीज में। वे स्पेशली इलेक्शन को जीतने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा वे शॉर्टकट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इसके अलावा ये टेंड कर सकते हैं कि किससे नॉमिनेट करना है, किस कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है, किसे राइज करना है, और किसे मनी के बेस पर ऊपर चढ़ाना है। इस तरीके से रिच पीपल को कहीं ना कहीं कंपनीज के द्वारा फंड मिल जाता है, आसानी से वह इन्फ्लुएंस कर पाते हैं पॉलिसीज को, डिसीजन बना पाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ऐसे बहुत सारे केस विभिन्न पार्टीज में देखने को मिलते हैं जो सपोर्ट करती हैं क्रिमिनल्स को और इलेक्शन में, जिसका एग्जाम्पल आप विभिन्न प्रकार के सीरियल्स और मूवीज में भी देखते हैं। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। डेमोक्रेटिक all over the world are worried about the increasing role of the rich people of big companies in the democratic politics। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जब बड़ी कंपनियां घुसने लगती हैं, या फिर बड़ी कंपनियां अपना आधिपत्य दिखाना चाहती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जो बड़े एग्जाम्पलों के रूप में आता है। आप अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो अनिल अंबानी द्वारा शुरू होने वाली बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को उनसे जुड़े हुए उन दिनों देखा होगा, उस फिगर आपको देखा होगा, जहाँ पर कई बार लोगों को लगता था कि कहीं ये भी पॉलिटिक्स में तो नहीं आ रहे। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को भी मिला जो उस समय के सर्कमस्टेंसेस के सामने आया, सर्कमस्टेंसेस की वजह से सामने आया। इसके बाद फोर्थ चैलेंज के रूप में आता है मीनिंगफुल चॉइस। कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल चॉइस ऐसी स्थिति में वोटर्स के पास नहीं रहती, और यह मीनिंगफुल चॉइस कहीं ना कहीं उन वोटरों को दुविधा में डाल देती है कि वह कौन सी पार्टी को चुने, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टी सही तरीके से अपने कैंडिडेटों को शो नहीं करती। वह शो करती है कि वह पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही चुनने की कोशिश करती है या फिर एक रेसिपी को ही चुनने की कोशिश करती है, जहाँ पर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से वे लोग उससे अलग होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन वेरी रिलेटेड। मुख्य रूप से आप एक लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्रिटेन में। दे एग्री और मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली द दलित और हैव लिचिज आर द फेरेम एंड द इम्प्लीमेंटेड। और कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल एस्पेक्टों पर वर्क करते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं लेबर पार्टी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा दलित लोगों को। तो ये सर्कमस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंट अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस। आजकल हम अपने खुद के देश में देख सकते हैं इस तरह की मेजर पार्टी को जो इकोनॉमिक पॉलिसियों को धीरे धीरे रिड्यूस करती जा रही है। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। ऐसी स्थिति में जो लोग सही तरीके से नहीं जानते कि कौन सी पॉलिसी में अंतर है कौन सी में नहीं, उनके पास विभिन्न प्रकार से कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि वह किस तरीके से उन्हें चुने। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of the leaders। और ऐसी स्थिति में कई बार लोग एक नए नेता को चुन लेते हैं जो बिल्कुल अलग होता है और फिर बिल्कुल अलग ही बातें कर रहा होता है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल हम अलग अलग समय के लीडरों के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि 1897 के आसपास 1997 के आसपास आपके लोकदल ने ये बात रखी थी कि वे देवीलाल जी द्वारा ये बात रखी गई थी कि वे अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो सभी छोटे किसानों को और खासकर छोटे दुकानदारों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के जरिए। यही कारण है कि हरियाणा में उनकी सरकार बनी थी। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप अलग अलग एरियो में देख सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल वीपी सिंह के रूप में आता है हमारे सामने, जब उन्होंने कहा था कि मैं मंडल कमीशन की उस फाइल को आगे बढ़ा दूंगा जिसमें 27% रिजर्वेशन था, और उसके बाद वे प्रधानमंत्री भी पद प्राप्त कर गए थे सिर्फ इसी कारण क्योंकि उन्होंने अपनी बातों को रखा था और लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, समझने की कोशिश की थी। इसका तीसरा एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं हमारे केजरीवाल जी को, जो अपनी बातों को के अंतर्गत लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं या फिर एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस तरीके की सुविधाएं देंगे, किस तरह की पॉलिसी प्रदान करेंगे अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद। जो यहाँ तक काफ़ी हद तक सही भी लगती है ये बात कि वे अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद किस तरीके से लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, कि किस तरीके से वे फ्री वाटर देंगे, किस तरीके से वे फ्री बिजली प्रदान करेंगे 100 यूनिट तक। इस तरह की सर्विसेज जहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली में ज़्यादातर सरकार आप सरकार के रूप में ही बनती है। इसके बाद आते हैं हम हाउ कैन पार्टीज रिफॉर्म। पार्टीज किस तरीके से रिफॉर्म होती है, किस तरीके से सुधरती है, किस तरीके से उसमें बदलाव होता है, किस तरह से चीज़ों को किया जाता है। इससे पहले हम एक फिगर को समझ लेते हैं जो ऊपर दिखाई गई है। यू कैन ऑलरेडी हैव सो मच मनी, तुम्हारे पास पहले से ही ज़्यादा मनी है। वाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, तुम क्यों इलेक्शन में भाग लेना चाहते हो। 50 करोड़ की संपत्ति लिए हुए एक व्यक्ति दिखाया गया है जो इलेक्शन में भाग ले रहा है, तो वह दिखाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति उससे पूछ सकता है या फिर लोग उससे पूछ रहे हैं इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम इलेक्शन में भाग ले रहे हो, तो इलेक्शन से भी कमाना चाहते हो क्या तुम, या फिर नेता बनने के बाद भी वो चीज़ करना चाहते हो क्या। तो ऐसी स्थिति सामने में आती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक पॉलिटिशियन पर इतने पैसे कैसे हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले इलेक्शन के दौरान केजरीवाल ने कितनी अपनी संपत्ति दिखाई और दूसरे इलेक्शन के दौरान कितनी संपत्ति दिखाई गई, ये बहुत बड़ा सर्कमस्टेंसेस को पैदा करती है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, आइए जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू द प्रिवेंट इलेक्शन MLA और MPs फ्रॉम द चेंजिंग पार्टीज। हम जानते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अमेंडमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि MLA और MPs के अलग अलग चेंजिंग पार्टी के रूप में इलेक्शन होते हैं। These were done because many elected representatives were including in differentiation in order to become ministry और for cash reward। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार ये लोग
इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंक्लूड होते हैं डिफरेंशिएशन ऑर्डर के अंतर्गत, जहाँ पर इन्हें मिनिस्ट्री मिल जाती है या फिर कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। नाउ द लोग सेज दैट द एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज। और ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं मुख्य रूप से कि ये एमएलए और एमपी आसानी से अपनी सीटें को चेंज कर लेते हैं, अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको विभिन्न प्रकार से विभिन्न सीरियलों में देखने को मिल सकता है। या फिर आपने सुना भी होगा कि लोकदल के समय जब हम देवीलाल की बात करते हैं, पिछले 9th क्लास में हमने वो लेसन पढ़ा था कि उन्होंने 90 सीटों में से 60 सीटें जीती थी, जो बहुमत से जीती थी। 12 जो सीटें उन्हें मिली थी, टोटल 72 सीटें उन्होंने जीती थी। 12 सीटें इस तरीके से पार्टी चेंज के रूप में उनके पास आई थी। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं उस तरह के आपके सामने उस समय के दौरान, इलेक्शन के दौरान सीरियल कार्टून के जरिए पिक्चराइज भी किया जाता है कि लोग इलेक्शन के दौरान एमएलए पर्टिकुलर आते रहते हैं और पार्टी उन्हें अपने यहाँ बिठाती रहती है। जिस तरीके से हमने बड़े एग्जाम्पल के रूप में बीजेपी के साथ ऐसा ही देखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारी कोशिश करने की कोशिश की है जहाँ पर वह उस इन्फ्लुएंस को रोक सके जो इन वजह से आया है, मनी की वजह से या क्रिमिनल की वजह से ना हो। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और ऐसी स्थिति में नॉमिनेशन के दौरान सभी कैंडिडेटों को कहा जाता है कि वे एक एफिडेविट बनाएं या एक एफिडेविट पारित करें, जहां पर वे अपनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि उनकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। इसी के साथ बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। और लेकिन इसके बावजूद भी उस ग्राफ में या फिर उस एफिडेविट में दी गई इंफॉर्मेशन को चेक करने की कोई भी प्रोसेस नहीं है कि किस तरीके से चेक किया जाए या किस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए कि सामने वाला जो प्रॉपर्टी बता रहा है अपनी, वो सच में सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट इज लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल। और ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि वह व्यक्ति किसी धनवान व्यक्ति से इन्फ्लुएंस में आया है या फिर किसी क्रिमिनल से इन्फ्लुएंस होकर आया है या फिर वह खुद क्रिमिनल या फिर रिच पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है या नहीं। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग द नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पास करता है एक ऑर्डर को जिसके अंतर्गत नेसेसरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वह उस ऑर्गेनाइजेशनल के अंतर्गत इलेक्शन में फाइल होने वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल करें। देयर पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट इज मेयर फॉर्मली। कई बार ये पार्टीज द्वारा किया भी जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से फ्रेमली होता है, ज़्यादा इन चीज़ों पर फॉर्मली रूप से किया जाता है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इट इज नॉट क्लियर इट दिस स्टेप हैड लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज। और कहीं ना कहीं ये क्लियर दिखता है, ये स्टेप एक ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी को दिखाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत देखने को मिलती है। बिसाइड दिस मैनी सजेशंस आर ऑफ्टन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सजेशंस हो सकते हैं जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन रिफॉर्म करने के इन सजेशन में क्या सचमुच वे पार्टियां अपने आप को रिफॉर्म करने का काम करती हैं? लेकिन यह देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टियां अपने को खुद को रिफॉर्म करती भी हैं या नहीं करती हैं, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। A law should be made to regulate the internal affairs of the political parties। और साथ ही साथ एक नियम बनाया जाता है कि किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा उस इंटरनल अफेयर्स को जो पार्टी के अंतर्गत या पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत हो रहे हैं। किस तरीके से चाहिए कि वे कंपल्सरी
मेड करें पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में और मेंटेन करें एक रजिस्टर को उन मेंबरों का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वहाँ पर आए हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में या एक्ट के रूप में या फिर जज द्वारा केस से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के पार्टी डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, वे सभी चीज़ों को मेंशन किया जाना जरूरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता होगा? क्या सच में पार्टी को पता होगा कि उसके यहाँ पर ज्वाइन होने वाले ये कैंडिडेट जो एमएलए जा रहे हैं या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन हो रहा है, क्या इनका कोई क्रिमिनल केस रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ों से ये बिलोंग करते हैं? कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इन्हें सुधारने का यही एक तरीका है जिसके द्वारा इन चीज़ों को बदला जा सकता है। It should made mandatory for the political parties to give in a minimum number of delegates। और ऐसी स्थिति में पार्टी को अपने तरीके से मिनिमम टिकट ही बांटने चाहिए, मिनिमम नॉमिनेट करना चाहिए लोगों को। अबाउट 1/3 ऑफ द वुमेन कैंडिडेट, जिसमें से 1/3 महिला कैंडिडेट भी हो, साथ में सिमिलर उसमें कोटा हो महिलाओं का और डिसीजन मेकिंग बनाने की पॉलिसी रख सकती हो और पार्टी को बनाने रखने की पॉलिसी उनके पास हो। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि किस तरीके से वे फंडिंग करें इलेक्शन के लिए और किस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तरीके की पार्टी मनी को सपोर्ट करते हुए इलेक्शन में एक्सपेंसेस करे या फिर खर्चों को करती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वे एक्स्ट्रा ओवर बजट वर्क कर लेते हैं, जिसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 35,000 करोड़ तक आपके कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में खर्च कर दिए जाते हैं इन लोगों द्वारा या इन कैंडिडेट द्वारा, जबकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहती है कि वह खुद इलेक्शन या कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में 3500 करोड़ से ऊपर खर्चा नहीं करती। ऐसी स्थिति में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर 35,000 करोड़ तक खर्च होना और पर्टिकुलर ये सिर्फ एक फिगर है, सच्चाई क्या है और कितनी बड़ी है इस चीज़ का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग। दिस सपोर्ट could be given in the kind petrol, paper, telephone, etc. or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the party in the last election। और ऐसी स्थिति में सपोर्ट करने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार से अलग अलग सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कैश वगैरह भी बांटने की कोशिश की जाती है इलेक्शन में वोट पाने के लिए। दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। कहीं ना कहीं ये सजेशन जो पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते। जहाँ पर देखने को मिलता है कि इफ एंड व्हेन देयर आर द एक्सेप्टेंस दोज कुड लीड द सम इम्प्रूवमेंट। अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाएं तो एक अच्छी पार्टी हमारे सामने आ सकती है, एक अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और एक अच्छा लीगल सॉल्यूशन मिल सकता है हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। और रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव होती हुई दिखती हैं और उस तरीके से ही वर्क करती है। देयर आर टू अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। इसके अलावा दो दूसरे तरीके भी हैं जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो सकती हैं। वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज कि पहले तो लोग खुद पॉलिटिकल प्रायोरिटी पर प्रेशर बनाएं कि वे इस तरह के कैंडिडेटों को नया चयनित करें जो इनका लीगल रिकॉर्ड गलत रहा है, या फिर वे इसके लिए पिटीशन फाइल करें, पब्लिकली एलिगेशन लगाएं या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करें या फिर एक तरीके से मूवमेंट शुरू करें, उनके विरुद्ध धरने वगैरह दें। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर बना सकते हैं प्रेशर ग्रुप के रूप में, जैसा कि हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था पावर शेयरिंग के रूप में, कि आपने पावर शेयरिंग के 4th ग्रुप के रूप में प्रेशर ग्रुप के रूप में वे प्रेशर बना सकते हैं। मीडिया उनकी रिपोर्ट ले रख सकती है और उन्हें बार बार चयनित कर सकती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति इन केसों में दुविधा से जुड़ा हुआ है या फिर इस तरीके से इतनी प्रॉपर्टी रखता है, ऐसी स्थिति में या किस तरीके से उन चीज़ों को पब्लिश कर सकता है या वर्क कर सकता है। तो ये सब चीज़ें दिखाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकंड ग्रुप से पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं कि वे इम्प्रूव कर सकती हैं उन चीज़ों को जिसके द्वारा वे पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों को ज्वाइन करती हैं। उनके लिए पर्टिकुलर रूप से एक सही तरीका होना चाहिए जिसमें उन्हें सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए कि पर्टिकुलर व्यक्ति
वास्तव में एक ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में है, या फिर एक रिच पीपल के रूप में है, एक क्रिमिनल के रूप में है, या फिर किस तरीके से है, वह उसे समझ सकें और डिफिकल्ट रूप से रिफॉर्म कर सकें अपने पॉलिटिक्स को, और ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में वह ना ले सके उस रूप में हिस्सा जिसमें वह क्रिटिसाइज हो दूसरे लोगों द्वारा। साथ ही साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स को या इस तरह की बैड पॉलिटिक्स को बहुत आसानी से इस तरीके से अच्छी पॉलिसी द्वारा सोल्व किया जा सकता है। और इसी तरीके से हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स आपको करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मेरे से 1 by 1 पूछ सकते हैं।